रेलवे में तो SCRA स्कीम से मैंने 70s में ज्वाइन कर लिया था और 1981 में सर्विस में आया, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर ईस्टर्न रेलवे में। और 2016 में जाके यानी सर्विस के मेरा नंबर सीनियरिटी से होता है जनरल मैनेजर का बनने का आया। तब मैंने मांग के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पोस्टिंग ली, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी कि हमारी ट्रेन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में, एस्थेटिक्स में, स्पीड में जैसी ट्रेन्स हम विदेशों में देखते हैं वैसी हम क्यों नहीं बना सकते। तो वो एक मन में था कि यहाँ पे रिटायरमेंट से पहले 2.5 साल मिल रहा है मुझे, तो कोशिश करनी चाहिए कि वैसी ट्रेन एक देश के लिए बनाएं। तो ये कहानी तो शुरू तो ये रही कि सारे टाइम मन में रहा कि ऐसी क्यों नहीं बन पाती हैं। बहुत वजहें थी, आपस की डिपार्टमेंटल राइवलरी थी, इंपोर्ट लॉबी थी जो इंपोर्ट करना चाहती थी, इन सब कारणों से बन नहीं पाई थी ट्रेन, बातें होती थी। तो वो एक मौका मुझे वहाँ मिला और कहानी की शुरुआत फिर इसको बनाने की वहीं से हुई, जब जनरल मैनेजर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मेरी पोस्टिंग हुई अगस्त 2016 में। सर, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब रिटायरमेंट होता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, तो अच्छी जगह उसको मिलनी चाहिए। वो अपनी जगह जाना चाहता है जहाँ पर घर बना सके, कुछ कर सके, आगे फ्यूचर प्लानिंग कर सके। फिर भी आपने चुना नहीं कि नहीं वंदे भारत के लिए आपको काम करना है। ऐसा क्यों हुआ? ये आपका ड्रीम रहा है? देखिए, रेलवे की सर्विस में जो भी हो बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बड़ी अच्छी सर्विस है, और मैं तो आई एम अ रेलवे मैन फॉर लाइफ। तो लखनऊ में मुझे सेटल होना था, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगी कि लखनऊ के आसपास पोस्टिंग लेके कुछ रिटायरमेंट की तैयारी की जाए। एक घर चाहिए होता है आदमी को, बाकी तो कुछ ऐसी ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए मौका जो मिला, जो मैंने आपको बताया कि भाई रिटायरमेंट से पहले अगर ये ड्रीम था कि ऐसी ट्रेन होनी चाहिए और मौका मिल रहा है और फिर आप उस ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए मौका हाथ से जाने दें, तो ये तो कोई बात नहीं होती। तो इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि रिटायरमेंट के बाद लखनऊ जाना है तो इतनी दूर क्यों। वो मौका मिला और उसको मांग के मैंने लिया और फिर कोशिश की कि ऐसी ट्रेन बन पाए। ये ड्रीम पूरा कैसे हो पाया सर? देखिए, ड्रीम पूरा यूँ हो पाया कि पहुंचने के 2-3 महीने के अंदर मुझे एक तो ये अंदाज़ लग गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की डिज़ाइन की, इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की टीम बहुत ज़बरदस्त है, और सालों से उन्होंने जो एब्जॉर्ब की थी टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी ही सही, उनमें एक जज्बा दिखा मुझे कि कुछ नया करना चाहिए देश के लिए। एक उस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत थी। तो ये मेरे लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि ये टीम कोई मैंने अरेंज की हो या मांगी हो ऐसा नहीं था, ये तो किस्मत से टीम अच्छी मिल गई। उनके साथ मिलके फिर हम लोगों ने फैसला किया कि भाई एक ट्रेन सेट, मॉडर्न ट्रेन सेट बिना लोकोमोटिव्स की 160-180 किलोमीटर की हम लोग क्यों ना बनाएं। तो बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस था कि साहब लीडरशिप आपकी और हम लोग सब मिल के ये बनाएंगे। फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई, और जब इतनी अच्छी टीम हाथ में लग गई, थोड़ी जद्दोजहद रही सैंक्शन लेने में रेलवे बोर्ड से। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन दिया, बोर्ड में और लोग तो नहीं चाहते थे, जो भी वजह रही हो। सैंक्शन मिलने के बाद फिर हम लोग लग गए इस काम में, और अप्रैल 17 से अक्टूबर 2018 की जर्नी रही। अप्स, डाउन्स, डिसअपॉइंटमेंट सब रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो मेहनत रंग लाई और हम लोग बना पाए। सर, एक चीज़ ये है कि जब भी आप कुछ इस तरह का काम करते हैं, तो चाहे डिपार्टमेंट की बात करें या और बातें करें, चैलेंजेस काफ़ी होते हैं। एक तो आपके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसके अलावा तमाम और तरह के चैलेंजेस होते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये बनाने से पहले ही हम लोग का कॉन्सेप्ट, जो आइडिया थी, उसको जीएम्स को रेलवे में इस गवर्नमेंट के आने के बाद अच्छा एम्पावरमेंट दिया गया है। वो बहुत डिसीजन ले सकता है, बहुत कुछ खुद कर सकता है। केवल एक नई ट्रेन अगर आपको बनानी है तो उसका सैंक्शन मंत्रालय से आपको चाहिए, मिनिस्ट्री से।
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रूव हो रहा था, कई महीने लग गए उसमें, वो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो जैसा मैंने बताया, चेयरमैन साहब की मदद से, उनसे हम लोग ऑलमोस्ट बैक करके, वो नहीं रहे, मित्तल साहब तब चेयरमैन थे, और तमाम नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे थे कि ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी करना चाहते हैं, बनेंगे नहीं, इंपोर्ट भी नहीं करने देंगे, तो उनसे हमने कहा कि साहब आप जो चाहें वो इंपोर्ट करें, हम आप जितने दाम में इंपोर्ट करोगे उससे 1/3 में, उसके 40% में ये ट्रेन यहाँ बना देंगे। तो वो उनकी समझ में आया, उन्होंने सैंक्शन दिया। पहला तो चैलेंज ये था। दूसरा ये था कि ऐसा प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, ये कोई अच्छी कंपनी के पास आप जाएं तो 36 से 42 महीने का काम होता है ये, और जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये था कि अप्रैल 17 के बाद हमें 21 महीने थे जब मेरा रिटायरमेंट था। तो मेरी टीम के लोगों ने कहा कि साहब आप चले जाओगे जब, तो हमारा मैन्युफैक्चर शुरू भी नहीं हुआ होगा और हो सकता है ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाए, हम लोग की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वो उस समय मैंने कहा कि भाई ये चैलेंज हम सब के लिए है कि हम लोग वो करें जो अभी तक कभी नहीं हुआ दुनिया में, और वो ये कि इसको हमारे रिटायरमेंट यानी 21 महीने के अंदर बना के तैयार करते हैं हम लोग, दिन रात मेहनत करके। जो बाहर हैं कंसल्टेंट हमारे एक दो, उनके साथ मीटिंग करनी है तो उनके टाइम के हिसाब से, टाइम डिफरेंस है, काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये 2018 में मेरे रिटायरमेंट के पहले ही इस ट्रेन को निकालेंगे। और सबको याद रहे कि ट्रेन 2018 में निकलनी है, तो अप्रैल 17 में ही इसका नाम हम लोग ने रख दिया था ट्रेन 18। और फिर ये फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव कहते हैं, तो वो ऊपर वाले की मदद रही, और ठीक 18 महीने में, अप्रैल 17 के बाद अक्टूबर 2018 में बन के तैयार हुई है, लॉन्च हुई। तो ट्रेन 18 नाम तो 2018 के हिसाब से बना था, लेकिन फिर 18 महीने में बन के तैयार हुई, और फिर आगे टेस्टिंग वगैरह में सक्सेसफुली हुई। तो ये दूसरा चैलेंज था, और छोटे मोटे बहुत से चैलेंज थे, लेकिन मेन बात तो ये दो थी। अभी और ट्रेनें भी आ गई हैं जी। लेकिन जब आपने शुरुआत करी थी, अगर आप पीछे मुड़ करके देखते हैं अपनी लाइफ में, जब आपने रेलवे सर्विसेज अपने आप ज्वाइन किया था, और आज जब आपने ये ट्रेन 18 लॉन्च किया, और इसके बाद आप जब तमाम ट्रेनें और आ गई हैं, इस जर्नी में जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सबसे आपको सबसे ज़्यादा याददाश्त किस चीज़ की आती है, सबसे ज़्यादा याद किस चीज़ की आती है, और क्या आपको लगता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हुआ और क्या गड़बड़ हो सकती थी? देखिए, गड़बड़ तो सबसे होती हैं, और गड़बड़ हुई भी हैं। तो गड़बड़ की क्या बात करें, ये कहना कि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो बहुत गलत होगा। अच्छा ये लगा कि रेलवे बहुत अच्छा कैनवस आपको देती है अगर आप करना चाहें। वैसे तो सरकारी नौकरी में आप कुछ ना करें तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर आप करना चाहें तो जो मौका, जो कैनवस, जो फील्ड, जो आपके, जो रेलवेज अफोर्ड करती है, वो बहुत अच्छी है। तो छोटे छोटे काम अच्छे आपको बता दूं जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, जैसे डीजल लोको के डिज़ाइन में बहुत काम किया हम लोगों ने, RDSO में, DLW में, और 5500 हॉर्स पावर का पहली बार RDSO, DLW और एक विदेशी कंपनी ने मिलकर एक डिज़ाइन तैयार किया, जो कि शायद दुनिया में 3-4 कंट्रीज़ में ही हो सकता है। वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए कि डीजल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएं, ये बड़ा ब्यूरोक्रेसी और एक फ्यूडल टाइप का कल्चर है रेलवे में, और हम लोग एक मॉडर्न सेटअप की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। पैसेंजर्स की, हमारी सबकी मेंटालिटी मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे स्टेशंस पे आपने पोर्टर्स को देखा होगा, हम लोग कुली बोलते हैं, जो अंग्रेज़ हमें ये वर्ड सिखा गए थे। तो वो कभी कभी उससे बहुत बहस करते हैं हम लोग किराए को लेके। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना कुली से पैसा बचाना चाहता है। लोग आपको कहेंगे कि कुली भी बदमाश हैं, ये सब बेकार बात है। कभी कभी आपने देखा होगा 3 सूटकेस सिर पे लाद के चलता है, गर्दन टेढ़ी होती रहती है। तो 2010 में मैंने पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट टाइप ट्रॉली पूरी, बेंगलोर के 4 स्टेशन, बेंगलोर, यशवंतपुर, बेंगलोर कैंट
और कृष्णराजपुरम में लगाई और ये कहा कि ये इंपोर्टर्स की संपत्ति है और पैसेंजर्स को नहीं मिलेगी, यही साथ में लेके चलेंगे, जो भाड़ा अभी देते हैं वो इसको देंगे, कुली की अर्निंग पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ और मैंने स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को कह दिया था कि कोई भी पोर्टर अगर सिर पे बोझा लेके चलता नज़र आया तो ये उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि एक मॉडर्न कल्चर में आप किसी एक डेवलप कंट्री में जाइए तो ये सीन आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग को ये सीन डेलिबरेट अटेम्प्ट करके ख़त्म करना होगा। इसी तरह हमारे यहाँ जो सफाई वाले हैं स्टेशंस पे, उनको देखिए उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी होती है। अब तो थोड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन वो डिग्निटी जो है लेबर की हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो मैं जब सिकंदराबाद में था तो मैं इनके साथ बैठ जाता था जाके, और उनको बहुत अच्छी मैंने ड्रेसेस और सब कुछ प्रोवाइड की, मशीनरी खूब प्रोवाइड की। तब ये 2004-2005 की बात है, जब इतनी मशीनें वगैरह क्लीनिंग के लिए नहीं दिखती थी, और बड़ा प्यार मिला मुझे उन सफाई वालों से। लोग, मैं ADRM था वहाँ पे, लोग कहते थे कि आप ADRM सफाई धुलाई हो। मैंने कहा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर आप ऐसा समझते हैं, क्योंकि स्टेशंस की सफाई धुलाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सफाई धुलाई पे बाद में इतना स्ट्रेस आया, लेकिन सिकंदराबाद उस समय इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट स्टेशन बन गया। एक प्लेटफॉर्म 10 है वहाँ पे, आप उतरिए तो लगता नहीं था कि आप इंडिया में हैं। इस तरह के छोटे छोटे बहुत से काम, और टेक्नोलॉजी वाला तो मैंने बताया। लेकिन ये जो मौका मिला मुझे ट्रेन बनाने का, इसका इम्पैक्ट जो पब्लिक पे पड़ा वो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन क्यों मिला। हम लोग ने तो एक ट्रेन ही बनाई थी, कोई ऐसा कोई चंद्रयान तो नहीं बना दिया था। तो मुझे समझ में आया कि पब्लिक एक चाहती है कि अपनी एक बनी हुई चीज़ भारत की, और जब उनको नज़र आया कि विदेशों से मिलती जुलती ट्रेन है तो बहुत उनको अच्छा लगा और अप्रिसिएशन मिला। उनके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हर 15 अगस्त की स्पीच में इसके बारे में बोलते हैं। हर बार, हर 15 अगस्त पे उन्होंने इसके बारे में बोला है कि ये इंस्पिरेशनल इंडिया का सिंबल है। तो इस नज़र से ये जो रिटायरमेंट के पहले काम किया, मैं समझूंगा सबसे अच्छा यही रहा। बड़ी खुशी की बात है कि रिटायरमेंट से आपने जो इसको जो ड्रीम था, जिसको चेस किया आपने जी, तो और आज अगर आप देखते हैं, आप रिटायर हो चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर आज आप भी देखते हैं जी, तमाम ट्रेन की बात हो रही है और ट्रेन को और मॉडर्न करने की बात हो रही जी, है, और इसका अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर कैसे देखते हैं, और शुरू से जहाँ से आपने चेस किया। देखिए फ्यूचर इस तरह समझिए कि ट्रेन की डिज़ाइन जो की गई है वो 160 किलोमीटर पे चलने के लिए की गई है, और 160 किलोमीटर के ट्रैक पे फेंसिंग ज़रूरी है, वरना आपको चलाने का सैंक्शन नहीं मिलेगा। तो ये मान के डिज़ाइन की जा रही है कि इस पे गाय भैंस नहीं आएगी कोई ट्रैक पे। पर ये हम लोग को थोड़ा डर था कि भाई ये शायद हो नहीं पाएगा, ट्रेन पॉलिटिकल रीज़न से आज चला दी जाएगी सब जगह। तो ऐसा डिज़ाइन किया हम लोगों ने कि भाई गाय भैंस अगर आ भी जाए तो उसका फ्रंट जो नोज़ है थोड़ा बहुत डैमेज हो, स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं हो, और वो नोज़ फिर बदल दी जाए शेड में। और ऐसा हो रहा है इधर, आपने सुना होगा 2-3 केसेस हो गए ये अहमदाबाद वाली वंदे भारत में। तो इतनी ज़्यादा ट्रेन्स की अनाउंसमेंट जो की है, वैसे तो खुशी की बात है कि मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ अब 400-500 की बात हो रही है। थोड़ा कॉशन मुझे यही लगता है कि इसको ऐसे रूट्स पे अभी नहीं चलाइए जहाँ का रिकॉर्ड है कि गाय भैंस बहुत आ जाती हैं ट्रैक पे। ये पॉसिबल है, ये रिकॉर्ड रेलवे के पास है, और धीरे धीरे जैसे जैसे फेंसिंग होती जाए, उसका सैंक्शन है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए, वरना ये इंसिडेंट कुछ ज़्यादा हो रहे हैं और वो ट्रेन भी बिना बात के बदनाम हो रही है। ट्रोल करने वाले आज वो ट्रेन को गाली दे रहे हैं। तो जितनी बने बड़ी खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा एक मॉडरेटेड, थोड़ा कैलिब्रेटेड ढंग से बनाई जाए, जिस तरह के इस तरह के इंसिडेंट कम से कम हो पाए। मेरा एक सवाल था, मैंने बोला कि जब इस ड्रीम को चेस करना स्टार्ट किया जी, और आज की डेट में जब आप देखते हैं जी, और जब देश में इसकी चर्चा हो रही है, देश के बड़े प्रोजेक्ट में इसको माना जाता है, तो इसको लेकर के उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं जी, तो फिर फीलिंग आपको क्या आती है? भले आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फीलिंग क्या आती है इन सब चीज़ों को?
देखिए, ज़्यादातर लोग चूंकि अप्रिशिएट कर रहे हैं 90%, तो ऑब्वियसली खुशी होती है। 5% ये भी कहते हैं इसमें तमाम इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, और मैं एग्री करता हूँ, तमाम इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, उसको होना चाहिए। और ये तो अब जो लोग सर्विस में हैं उनका काम है, वो कुछ कर भी रहे हैं, पूरा तो नहीं कर पाए हैं, करना चाहिए ज़रूर। 5% हैं जो तमाम वजहों से गाली देते हैं, तो वो उनको इग्नोर करना ही ठीक है। तमाम कहते मिल जाएंगे कि इसमें क्या है, इससे अच्छी ट्रेन जापान में चलती है, विदेश में चलती है। बात तो सही है, इससे अच्छी चलती है, पर हम जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? तो फिर ऐसे लोगों से के ऊपर रिएक्ट करना बेकार है। मेरा सवाल ये था कि जी, फीलिंग, देखिए अभी तो आप रिटायर फीलिंग, जी जी, रिटायर हो गए, लेकिन आज आप बैठ करके देखते हैं कि ये सुनते हैं, ये चर्चा होती है कि आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर माना जा रहा है, नंबर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो फिर आपके अंदर फीलिंग क्या होती है कि अभी आप वर्किंग हैं, आपका प्रोजेक्ट काम कर रहा है, किस तरह की फीलिंग होती है आपको? प्रिडोमिनेंटली खुशी की फीलिंग होती है, और बड़ा ऑब्वियस है कि आपकी बनाई हुई चीज़ इतनी एक्सेप्टेंस पा रही है तो खुशी ही सबसे ज़्यादा है। थोड़ा बहुत एंजाइटी कि भाई इसमें जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए अभी उतने नहीं हो पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत हाइप भी फैल गया है, वो भी ठीक नहीं है। अब जैसे हमने अच्छी ट्रेन बनाई है, प्राउड फीलिंग है उसकी, लेकिन आप उसको जापान की बुलेट ट्रेन से कंपेयर कर दीजिए तो ये गलत बात हो जाएगी। ये वैसे है कि आज इसरो खड़ा होकर ये बोले कि अब हम नासा के बराबर हो गए, ये हाइप भी ठीक नहीं है। अब बुलेट ट्रेन 50 साल पहले उन्होंने 210 किलोमीटर की ट्रेन बना दी थी, हमको उनसे सीखना चाहिए। हमें उनसे अभी बराबरी करने की जगह हम नहीं पहुँचे, एक दिन पहुँचेंगे, लेकिन अगर अब अभी से हाइप में जाएंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो ज़्यादा खुशी, थोड़ा बहुत एंजाइटी, यही कहूँगा मैं।